पहले खाड़ी युद्ध में इराक का राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे सद्दाम हुसैन। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारी करने वाला पहला राष्ट्र था श्रीलंका। प्रथम खाड़ी युद्ध को और क्या क्या बोलते हैं आपको ये कमेंट करना है, जैसे कि इसको संयुक्त ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को वीडियो गेम वॉर कहते हैं। वीडियो गेम वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इसको कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसका टीवी पर व्यापक कवरेज है। तो आपको कमेंट करना है इसको क्या क्या बोलते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के विभिन्न नाम। तो रूस में समाजवादी क्रांति के बाद सम यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर अस्तित्व में कब आया? रूस में हुई 1917 में। रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। अब है सीएटो को फुल फॉर्म लिखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। अब देखिए, इसको डेट याद होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हैं। प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो वो हुआ था हम ए बी सी करके मान लेते हैं ताकि आसानी हो। ए यानी नाटो की स्थापना, बी यहाँ पे है विश्व, यहाँ पे देखिए विश्व प्रथम विश्व युद्ध, सी है हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया, डी है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1962 में हुआ था, लगभग 1970 में, 1970 में हुआ था। अब देखिए, जो नाटो की स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1949 में हुई थी, अप्रैल 1949 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1949 से लेकर 1945 नहीं, 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 19 तक, और ये लगभग इसी के बीच में। तो सबसे लास्ट में क्या घटित हुआ? 1970। इसकी स्थापना जिसने की थी, प्रथम गुटनिरपेक्ष थी, तो वो थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के वामे एनक्रुमा, और घाना के वामे इंडोनेशिया के सुकार्नो ने मिलकर 1962 में प्रथम गुट 25 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन? तो ये एक साझे साध, तो इनमें क्या क्या सही है वो हमें देख लेना है। एक साझी विदेश नीति, एकल समुद्री मुद्रा, और एक न्याय तथा आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। तो ये सभी सत्य हैं, तो जो सत्य नहीं है वो असत्य होगा, तो ये ऑप्शन सी असत्य है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति के लिए कोई एक तर्क न्यायोचित ठहराई। तो आयात पर रोक लगाना, जिससे देश के उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सके। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को विकासशील देशों के लिए एक अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए कदम सुझाना है। तो इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी होनी चाहिए, यहाँ बड़ी शक्तियों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो दो, इसका जो कार्य है वो पारदर्शी होने चाहिए, इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। और दूसरा है ये बड़ी शक्तियों को प्रभावित नहीं होना चाहिए, बड़ी शक्तियों से इसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध विकसित है क्योंकि यहाँ साझी संपदा के समर्थन के लिए उसके बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकें उपलब्ध हैं। भारत में देशी रियासतों को मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसने, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके विचार से भारत में 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण, तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिली थी। उस समय यह एकमात्र पार्टी थी जिसका पूरे देश में
संगठन थे। इसमें नेहरू की करिश्माई नेतृत्व था। अब है उस राजनीतिक दल की पहचान कीजिए जो एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल देता है। तो वो है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस नामक पुस्तक लिखा था? तो वो थे J.C. कुमारप्पा ने इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस नामक पुस्तक लिखी थी। अब निम्नलिखित से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्या है यहाँ क्वेश्चन? राज्य के नियोजन और विकास के लिए जो रास्ता चुना गया उसे डैश मॉडल कहते हैं। तो केरला राज्य के नियोजन और विकास के लिए जो मॉडल चुना गया उसे केरला मॉडल कहा जाता है। प्रीवी पर्स की अवधारणा स्पष्ट की। तो प्रीवी पर्स रियासतों के लिए शासकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली वंश अनुसार या सरकारी भत्ते का अनुदान का रूप होता है। प्रीवी पर्स किसी राष्ट्र में विदेशी नीतियों की किस कारण प्रभावित होती हैं? तो वह आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कारक। नीचे दी गई कथन को सही करके हमें फिर से लिखना है। तो नेहरू के बाद राजीव गांधी 1989 में दो देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए चीन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू के बाद कौन गए? राजीव गांधी चीन में संबंध सुधारने के लिए। कब गए? 1988 में। तो सबसे पहले नेहरू जी गए थे भारत और चीन के संबंध सुधारने, उसमें उन्होंने पंचशील समझौता किया। इसके बाद राजीव गांधी गए थे 1988 में संबंधों को सुधारने के लिए भारत और चीन के। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम के साथ भारत के विलय के साथ चौगयाल की भूमि का विश्लेषण। चौगयाल ने भारत के साथ सिक्किम के विलय को स्वीकार नहीं किया और उनके समर्थकों ने भारत सरकार में पर गुंडागिर्दी और बल प्रयोग का लगाया। हालांकि ये पूरा आरोप झूठा था, कहीं पे भी गुंडागिर्दी नहीं हुई थी। आप कह सकते हैं कि 1975 में, कैसे कह सकते हैं, हमें इस कथन के लिए उत्तर की जो है उसकी पुष्टि करना है। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा ने भारत में शक्तियों के संघीय वितरण को कमजोर कर दिया था। किसी एक तर्क में अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपातकाल के दौरान शक्तियों के वितरण निलंबित कर दिए गए थे। मौलिक अधिकार जो थे वो प्रतिबंधित कर दिए गए थे। तो कैन यू इमेजिन व्हाट was the condition of the common people at that time? ताड़ी विरोधी आंदोलन में पूरी तरह से एक महिला आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं को घरेलू हिंसा के निजी मुद्दों पर चर्चा करने की गई। इस आंदोलन में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित किया गया था जो शरीर के भीतर या बाहर था। भारत महिलाओं दहेज के खिलाफ अभियान में शामिल हुई और उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी कानूनों की मांग की जो समानता पर आधारित थे। इस अभियान में ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया और साथ ही सामाजिक सुधारकों को खोलने के लिए कानूनी सुधारों को स्थानांतरित किया। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1979 में असम समझौते का परिणाम का। तो असम समझौते में शांति की स्थापना असम में राजनीति का चेहरा बदल गया, लेकिन इससे आप्रवास की समस्या हल नहीं हुई। तो ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।